दोस्तों, सीक्रेट मिलेनियर रईस ज़ादा कहानी के एपिसोड नंबर 3 में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। और दोस्तों, हमारी एक नई कहानी जो शाम को 7:15 बजे भी आती है, आप वो भी ज़रूर सुने। चलिए शुरू करते हैं कहानी। अगले सुबह की किरणें पटना शहर पर दस्तक दे चुकी थी। रात का वो खौफनाक अंधेरा अब छंट रहा था, लेकिन जायसवाल परिवार की जिंदगी में जो तूफान आया था उसकी गूंज अभी भी उनके दिलों में बाकी थी। सिटी हॉस्पिटल के प्राइवेट वार्ड में सुबह की शांति थी। डॉक्टर माथुर अपनी पूरी टीम के साथ सतिंदर जी का राउंड लेने आए थे। सतिंदर जी अब होश में थे और उनके चेहरे पर पहले से काफी बेहतर रंग लौट आया था। उनके बिस्तर पर चारों तरफ काशवी, अवनी और नकुल खड़े थे, जिनकी आंखों में रात भर ना सोने की थकान और पिता की फिक्र की झलक थी। डॉक्टर माथुर ने सतिंदर जी की सारी मेडिकल रिपोर्ट्स, जिनमें रात को की गई एंजियोग्राफी, ईसीजी और ब्लड टेस्ट शामिल थे, बहुत बारीकी से देखा। कमरे में एक ऐसा सन्नाटा था जिसमें सिर्फ सतिंदर जी की धड़कनों की नापने वाली मशीन की बीप बीप की आवाज गूंज रही थी। कुछ देर बाद डॉक्टर माथुर ने फाइल बंद की और चेहरे पर एक गहरी, सुकून भरी मुस्कान लाकर कहा, वेल जायसवाल फैमिली, आप सबके लिए एक बहुत अच्छी खबर है। वहीं तीनों भाई बहनों की सांसें हलक में अटकी हुई थी। तभी डॉक्टर ने आगे कहा, सतिंदर जी की एंजियोग्राफी और ईसीजी की रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल है। इनके हार्ट में कोई ब्लॉकेज नहीं। रात को जो हुआ एक माइनर हार्ट अटैक था, जो किसी अत्यधिक गहरे सदमे और पैनिक की वजह से आया था। जब इंसान का दिमाग अचानक किसी भयानक डर और सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाता तो हार्ट पर अचानक प्रेशर पड़ता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि कोई डैमेज नहीं हुआ। उनकी ये बात सुनते ही सतिंदर जी ने एक गहरी सांस ली और आंखें बंद करके ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया। अवनी की आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े। उसने डॉक्टर के आगे हाथ जोड़कर धन्यवाद कहा। तभी डॉक्टर ने सतिंदर जी का कंधा थपथपा कर कहा, सतिंदर जी, आपकी किस्मत बहुत अच्छी है। आपके बच्चे समय रहते आपको यहाँ ले आए। अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने कुछ जरूरी दवाइयाँ और ब्लड थिनर्स लिख दिए हैं। आपको कुछ दिनों तक आराम करना है और किसी भी तरह का स्ट्रेस और टेंशन नहीं लेनी। हम हमको आज ही डिस्चार्ज कर रहे हैं। उनकी ये बात सुनकर काशवी ने एक लंबी सांस ली। रात भर अपने सीने पर जो एक भारी पत्थर रहा था वो हट चुका था। निखिल सिंघानिया की काली फॉर्च्यूनर काशवी ने रात में ही हॉस्पिटल के पार्किंग में छोड़ दी थी। उसे उस दानव की किसी भी चीज की सख्त नफरत थी। क्योंकि सतिंदर जी अभी भी शारीरिक रूप से थोड़े कमजोर थे, उन्हें सफर में कोई झटका न लगे, इसलिए डॉक्टर की सलाह पर उन्हें हॉस्पिटल की एक एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस में घर लेकर जाने का फैसला लिया गया। कुछ ही देर में डिस्चार्ज का पूरा प्रोसेस हो गया और सतिंदर जी को व्हीलचेयर पर बिठाकर एम्बुलेंस तक लाया गया। नकुल, अवनी, काशी भी उसी एम्बुलेंस में अपने पिता के साथ बैठ गई। एम्बुलेंस बिना सायरन बजाए बहुत ही स्मूथ रफ्तार से उनके घर की तरफ रवाना हो गई। रास्ते भर एम्बुलेंस में एक अजीब सी खामोशी थी। सतिंदर जी ने अपना हाथ काशी के हाथ में दे दिया था। वो कुछ नहीं बोल रहे थे, बस अपनी बेटियों को देख रहे थे। उन्हें अभी भी पूरी तरह समझ नहीं आया था कि रात को सब क्या हुआ था। वो आग लगाने वाला शख्स कौन था? काशवी भी चुप थी। उसका मन अपराध बोध से भर रहा था। उसे लग रहा था कि अगर वो निखिल की गाड़ी से पंगा ना लेती तो आज उसके पिता को ये दिन न देखना पड़ता। लगभग 20 मिनट बाद एम्बुलेंस उनके मोहल्ले की उसी सड़क पर आकर रुकी। एम्बुलेंस का पिछला दरवाजा खुला। अवनी और नकुल नीचे उतरे और स्ट्रेचर्स को बाहर निकालने में कंपाउंड की मदद करने लगे। लेकिन जैसे ही काशवी एम्बुलेंस से बाहर निकली, उसकी नज़र सड़क किनारे पड़ी। वहां उनकी नई गाड़ी अब नहीं थी और उसकी जगह पर एक जला हुआ काला और डरावना लोहे का ढांचा खड़ा था। सड़क पर अभी भी जले हुए रबड़ और राख की अजीब सी गंध हवा में तैर रही थी। उस मंजर को देखकर काशवी का खून एक बार फिर खोल गया, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को अपने पिता के सामने दबा लिया। तभी घर के मुख्य दरवाजे से एक महिला बदहवास हालत में दौड़ती हुई बाहर आई। ये काशी की मां निहारिका थी। निहारिका जी एक बहुत ही सुलझी हुई, सख्त लेकिन अपने परिवार पर जान छिड़कने वाली एक मध्यम वर्गीय भारतीय महिला थी। वो पिछले कुछ दिनों से अपने मायके गई थी और आज सुबह ही वापस लौटी थी। जब वो रिक्शे से उतरी, उन्होंने अपने घर के बाहर उस जली हुई गाड़ी का ढांचा देखा तो उनके पैरों तले की जमीन खिसक गई। वो घर के अंदर भागी, लेकिन पूरा घर खाली था। वो पागलों की तरह अपने बच्चों को फोन मिलाने ही वाली थी, तभी घर के बाहर एम्बुलेंस आकर रुक गई थी।
अपने पति को एम्बुलेंस के स्ट्रेचर पर लेटा हुआ और अपने बच्चों को इस हालात में देखकर निहारिका जी के हाथ में उनका पर्स नीचे गिर गया। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। सतेंद्र जी, वो चीखते हुए एम्बुलेंस की तरफ भागी। उन्होंने सतेंद्र का चेहरा अपने हाथों में पकड़ लिया और फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने रोकर कहा, ये सब क्या है? क्या हो गया आपको? मेरा हंसता खेलता घर खाली पड़ा था, और वो बाहर जली हुई गाड़ी। कोई मुझे बताएगा कि मेरे पेट के पीछे इस घर की किसकी नजर लगी? तब नकुल ने आगे बढ़कर अपनी माँ को संभाल कर कहा, मॉम, डैड ठीक हैं, आप रोइए मत। रात को डैड की तबीयत खराब हो गई थी, डॉक्टर ने उन्हें रेस्ट करने को कहा है। प्लीज अभी उन्हें अंदर चलने दीजिए। निहारिका जी ने अपने आंसुओं को दुपट्टे से पोंछा। उनका पूरा शरीर कांप रहा था, लेकिन उन्होंने खुद को संभाल लिया। उन्होंने नकुल के साथ मिलकर सतेंद्र जी को सहारा दिया और उन्हें धीरे से घर के अंदर उनके बेडरूम की तरफ ले गई। काशवी और अवनी भी भारी कदमों के साथ उनके पीछे अंदर गई। बेडरूम का माहौल बहुत ही भावुक था। निहारिका जी ने बहुत ही प्यार और फिक्र के साथ तकियों को ठीक किया और सतेंद्र को बिस्तर पर लेटाया। उन्होंने उनके ऊपर एक हल्की सी रजाई उड़ा दी। सतेंद्र जी ने अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर कमजोर आवाज में कहा, निहारिका, रो मत, मैं बिल्कुल ठीक हूं, बस बच्चों ने मुझे बचा लिया। निहारिका जी ने उनके माथे को चूमा और रोंदे हुए गले में कहा, आप बस आराम कीजिए, कुछ मत सोचिए, मैं आपके लिए सूप बनाकर लाती हूँ। उनकी ये बात सुनकर सतेंद्र ने आंखें बंद कर ली और दवाइयों के असर से उन्हें जल्द ही नींद आ गई। जब निहारिका को तसल्ली हो गई कि उनके पति गहरी नींद में है, तो वो कमरे से बाहर निकली। उन्होंने दरवाजा बहुत धीरे से बंद किया, लेकिन जैसे ही वो बेडरूम से बाहर हॉल में आई, उनका वो डरी हुई और रोती हुई पत्नी वाला रूप पूरी तरह से गायब था। उसकी जगह एक सख्त गुस्से से भरी, जवाब मांगने वाली एक शेरनी जैसी मां ने ले लिया। हॉल में नकुल, अवनी और काशी तीनों सोफे पर खड़े थे। पास घर का माहौल इतना तनावपूर्ण था कि कोई एक दूसरे से नजर नहीं मिला रहा था। निहारिका जी हॉल के बीचों बीच आकर खड़ी हो गई। उनका लाल और सोजी हुई आंखें अपने तीनों बच्चों को घूर रही थी। उन्होंने गहरी सांस ली और एक ऐसी ठंडी, कड़क और खतरनाक आवाज में पूछा, जिससे तीनों भाई बहनों की रीढ़ की हड्डी में सिरहन पैदा हो गई। निहारिका की जो आवाज हॉल में गूंज गई, उन्होंने चिल्लाकर कहा, अब मुझे सच चाहिए, और एक और डिटेल बात, वो जली हुई गाड़ी किसकी थी? डैड को हार्ट अटैक कैसे आया? और वो इंसान कौन है जिसने हमारे घर के बाहर आकर हमारी गाड़ी चलाई? तुम तीनों ने मिलकर ऐसा कौन सा गुल खिलाया जो मेरे पति की जान पर बनाई? तीनों भाई बहन बुत बनकर खड़े थे। अवनी ने नकुल की तरफ देखा। काशवी ने नीचे जमीन की तरफ अपनी नजरें गड़ा ली। कोई कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं कर पा रहा था। तभी निहारिका ने अचानक जोर से चीख कर कहा, मैं तुम लोगों से कुछ पूछ रही हूँ। अगर किसी ने आज मुझसे एक भी झूठ बोला, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नकुल, तू मुझे बता। उनकी चीख से हॉल की खिड़कियों के शीशे तक झंझना गई। नकुल वैसे ही घर में छोटा था और माँ के डांट से सबसे ज्यादा डरने वाला था। माँ की इस शेरनी जैसी दहाड़ के सामने उसका सारा हौसला टूट गया। उसकी आंखें डबडबा गई और पैर कांपने लगे। उसने कांप कर कहा, माँ, वो सब। नकुल हकलाने लगा। तभी काशवी ने अचानक बीच में टोक कर नकुल को शांत करने की कोशिश करके कहा, नकुल, तुम चुप रहो। वो जानती थी कि अगर माँ को सच पता चला तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। काशवी ने अपनी माँ की तरफ देखकर कहा, माँ, मैं बताती हूँ, वो कुछ गुंडे थे, शराब के नशे में। लेकिन तभी निहारिका ने अपना हाथ उठाकर काशी को वहीं चुप करवा कर कहा, काशवी, तू बीच में मत बोल। नकुल, तू मुझे बताएगा, शुरू से लेकर अंत तक, अभी इसी वक्त। उनकी नजरें सीधे नकुल पर गड़ी थी। नकुल ने एक बार काशवी की तरफ देखा, जो उसे आंखों ही आंखों में चुप रहने का इशारा कर रही थी। लेकिन माँ का खौफ इतना ज्यादा था कि नकुल के सब्र का बांध टूट गया और उसने उगलना शुरू करके कहा, माँ, वो न्यू ईयर वाली रात जब मैं अवनी दीदी को हॉस्पिटल से लेकर आ रहा था, तो मेरी आंख लग गई। हमारा खटारा गाड़ी लेन पार करके एक लाल रंग की फरारी के बिल्कुल सामने चली गई थी। नकुल ने सिसक कर बताया, वो फरारी निखिल सिंघानिया की थी माँ। शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन का वो बेटा है। उसके दोस्त पूरे नशे में थे। मैंने ब्रेक मारा और हम बच गए, लेकिन उस निखिल सिंघानिया और उसके दोस्त ने मुझे बाहर खींचकर मुझे पीटा। उसकी ये बात सुनकर निहारिका के पैरों तले की जमीन खिसक गई। उन्होंने हैरान होकर कहा, क्या? उनका अपना इकलौता बेटा, उनके कलेजे का टुकड़ा सड़क पर बेरहमी से पीटा गया। उन्हें कानों कान तक खबर नहीं। उन्होंने अपना हाथ अपने मुंह पर रख लिया।
उनकी आंखों से झरझर कर आंसू बहने लगे। उन्होंने कांपते हुई आवाज में पूछा, फिर क्या हुआ? तभी नकुल ने आगे कहा, हमने दीदी मुझे हॉस्पिटल ले गई। डैड को हमने कुछ नहीं बताया। आज सुबह डैड ने हमें सरप्राइज देने के लिए नई गाड़ी खरीदी। नकुल ने एक पल के लिए रुका और फिर डरते हुए काशवी की तरफ देखा। काशवी ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे पता था कि अब वो बम फटने वाला है जो इस घर की शांति को राख कर देगा। नकुल ने कांप कर कहा, लेकिन माँ, काशवी दीदी को निखिल सिंघानिया की गाड़ी का नंबर पता चला था और वो जब कॉलेज जा रही थी तो उन्होंने उसकी गाड़ी की हवा निकाल दी। उसे गुस्सा आया और उसने ये कांड कर दिया। और वो गुस्से में हमारे घर आकर पेट्रोल डालकर हमारे सामने गाड़ी में आग लगा दी। वो हंस रहा था मॉम। डैड को ये सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्हें हार्ट अटैक आ गया। नकुल वहीं फर्श पर बैठकर रोने लगा। हॉल में एक भयानक दम घोटू सन्नाटा छा गया। निहारिका धीरे धीरे मुड़ी और उसकी आंखें काशी पर जाकर टिक गई। वो ऐसी नजरें थी जिसमें किसी अजनबी को देख रही हो। उनका सीना तेजी से ऊपर नीचे हो रहा था। निहारिका जी का हाथ पूरी चटाक के साथ काशी के गाल पर पड़ा। थप्पड़ इतना जोरदार था, काशवी का सिर एक तरफ घूम गया और उसके बाल चेहरे पर आ गिरे। तब यानवी ने चीख कर बीच बचाव करने की कोशिश करके कहा, मोम, लेकिन निहारिका जी ने उन्हें धक्का देकर दूर कर दिया। तभी निहारिका ने शेरनी की तरह दहाड़ कर कहा, दूर रह तू। फिर वो काशवी की तरफ पलटी और उनकी आंखों से अंगारे बरस रहे थे। निहारिका जी ने काशवी के दोनों कंधों को झकझोर कर चीख कर कहा, ये क्या किया तूने काशवी? ये क्या किया तूने मेरे इस घर में? उनकी आवाज में दर्द, गुस्सा और बेबसी सब एक साथ फूट रहा था। उन्होंने काशवी को डांट कर आगे कहा, तुझे डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाया था या सड़क छाप गुंडी बनने के लिए? तेरी हिम्मत कैसे हुई निखिल सिंघानिया जैसे इंसान से पंगा लेने की? तो जानती भी है कि वो कौन है? वो लोग इस शहर को खरीदते और बेचते हैं। उनके पास इतना पैसा और पावर है कि हमें जिंदा जमीन में गाड़ देंगे और पुलिस उनके घर पानी भरने जाएगी। काशवी ने अपना सिर उठाया। उसके गाल पर मां की उंगलियों के लाल निशान छप गए। उसकी आंखों के अंदर आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं में डर नहीं बल्कि एक अजीब सी बगावत थी। काशवी ने रोते हुए लेकिन एक दृढ़ स्वर में जवाब देकर कहा, तो क्या मैं चुप रहती माँ? उसने हमारे नकुल को मारा। उसने जानवरों की तरह हमारे भाई को सड़क पर लहूलुहान कर दिया। क्या सिर्फ इसलिए कि वो अमीर है हम उसकी मार चुपचाप सह लेंगे? क्या हम कीड़े मकोड़े हैं जिनकी कोई इज्जत नहीं? तभी निहारिका ने चेक कर अपना सिर पीट कर कहा, हाँ, हैं हम कीड़े मकोड़े उनके सामने, क्योंकि हमारी इज्जत हमारे जिंदा रहने से बड़ी नहीं है काशवी। हम मिडिल क्लास लोग हैं बेटा। हमारी कोई औकात नहीं होती इन अरबपतियों के सामने। हमारी लड़ाई सिर्फ इस बात से होती है कि महीने के अंत तक राशन कैसे पूरा करें, बच्चों की फीस कैसे जाएगी। हम इन सिंघानिया और रईसों की दुश्मनी मोल नहीं ले सकते बेटा। निहारिका फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर काशी के सामने गिड़गिड़ा कर कहा, तुझे हीरो बनने का शौक था ना? तेरी इस बेवकूफ़ी, तेरी इस जिद की वजह से आज मैं विधवा होते होते बची हूँ काशवी। तेरे बाप की जान चली जाती आज। तूने अपने बाप की जिंदगी दांव पर लगा दी उसे एक टायर की हवा निकालने के लिए। ये शब्द काशवी के दिल में किसी जहरीले तीर की तरह चुभ गए। वो तिलमिला उठी। काशवी ने रोकर सफाई देने की कोशिश करके कहा, मैं डैड की जान दांव पर नहीं लगाना चाहती थी मॉम। मुझे क्या पता कि वो इंसान इतना नीच होगा कि हमारे घर तक आ जाएगा। तभी निहारिका ने गुस्से में कहा, यही तो बात है कि तुझे कुछ पता ही नहीं है। तुझे लगता है कि दुनिया फिल्मों की तरह चलती है। तूने अमीर गुंडे को सबक सिखा दिया और सब तालियां बजाएंगे। हकीकत में ऐसे लोग हमारा वजूद मिटा देते हैं। उसने सिर्फ हमारी गाड़ी जलाई है काशवी। अगर वो चाहता तो आज रात वो इस घर को आग लगा देता और हम सब जलकर खाक हो जाते। निहारिका वहीं सोफे पर धम से बैठ गई और उन्होंने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़कर कहा, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? हाँ, वो शैतान हमें चैन से जीने ही नहीं देगा। वो बदला लेगा। वो हमारे बच्चों को मार देगा। काशवी अपनी माँ को इस तरह से खौफ में तड़पते हुए नहीं देख सकती थी। उसने आगे बढ़कर अपनी माँ के पैरों के पास घुटने टेक दिए। उसने उनकी गोद में अपना सिर रखा और रोकर कहा, नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं उसे हमारे परिवार का बाल विवाह नहीं करने दूंगी। वो डरपोक है माँ।
कल रात जब मैंने उसे सरेआम थप्पड़ मारा, उसकी गाड़ी छीनकर डैड को हॉस्पिटल ले गई, तो कुछ भी नहीं कर पाया। वो बस खड़ा खड़ा देखता रह गया। मैंने उसकी अकड़ तोड़ दी है माँ। काशवी को लगा कि शायद ये माँ उसकी बात सुनकर शाबाशी देगी कि उसे निखिल सिंघानिया को थप्पड़ मारा, लेकिन उसका उल्टा हुआ। निहारिका जी का पूरा शरीर बर्फ की तरह सुन पड़ गया। उनकी आंखों की पुतलियां फैल गई। उन्होंने धीरे धीरे अपना सिर नीचे किया। काशिव को देखते हुए कहा, तूने तूने निखिल सिंघानिया को थप्पड़ मारा? निहारिका की आवाज गले से ऐसे निकली जैसे किसी ने उनका गला दबा ही दिया हो। तभी काशवी ने अपनी जिद पर अड़कर कहा, हाँ मां, मैंने मारा उसे, और अगर वो आया तो मैं उसे फिर से मारूंगी। निहारिका जी ने काशवी को एक जोरदार धक्का दिया। काशवी पीछे जमीन पर जा गिरी। निहारिका जी की आंखों में अब गुस्सा नहीं, बल्कि एक ऐसा खौफ था जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता था। तभी निहारिका जी ने अपने बाल नोचकर पागलों की तरह बड़बड़ा कर कहा, तू पागल हो गई है काशवी। तूने मौत को हमारे घर का रास्ता दिखा दिया। निखिल सिंघानिया वो इंसान थप्पड़ खाकर चुप बैठ गया। इसका मतलब तू जानती है क्या होता है? इसका मतलब ये है कि वो अब तूफान लाएगा। वो हमें बर्बाद कर देगा। वो डैड की नौकरी खा जाएगा। नकुल का करियर खत्म कर देगा। हम सड़क पर आ जाएंगे। निहारिका जी ने एक फैसला लहजे में काशवी की तरफ उंगली उठाकर कहा, कल सुबह होते ही तुम मेरे साथ तो सिंघानिया के घर में जाएगी, तो उसके पैरों में गिरेगी। तुम उससे गिड़गिड़ाकर माफी मांगेगी काशवी। चाहे वो तेरे मुंह पर थूके, तुझे गालियां दे, तो माफी मांगेगी। वरना वरना मैं आज ही इस घर में फांसी लगाकर अपनी जान दे दूंगी। ये मेरा आखिरी फैसला है। काशवी की आंखें फटी की फटी रह गई। निखिल सिंघानिया के सामने झुकना, उसे माफी मांगना, उस दानव के पैरों में गिरना जिसने नकुल को मारा और डैड को हार्ट अटैक दिया। काशवी का रोम रोम इस बात से बगावत कर रहा था, लेकिन सामने उसकी माँ खड़ी थी, जो खौफ से कांप रही थी, अपनी जान देने की बात कर रही थी। काशवी एक ऐसे भंवर में फंस गई जहां एक तरफ उसका आत्मसम्मान और नफरत थी, तो दूसरी तरफ अपने ही परिवार को बचाने की मजबूरी और माँ की कसम। बाहर सूरज पूरी तरह निकल चुका था, लेकिन जायसवाल परिवार के घर के अंदर एक खौफनाक और गुप्त अंधेरा छा गया था। कोई नहीं जानता था कि आने वाला कल क्या काशवी को उस दानव के सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर देगा। दोनों तरफ से एक ऐसे युद्ध की बिसात बिछ चुकी थी जिसमें मोहरे तो सिर्फ बहाना था, असली दांव पर तो जिंदगियां लगी थी। शहर के एक हिस्से में जायसवाल परिवार के उस छोटे से घर की चार दीवारियों के भीतर एक ऐसा दम घोटू सन्नाटा पसरा था जो किसी बड़े तूफान से पहले की खामोशी से ज्यादा भयानक था। सूरज की किरणें खिड़की से छनकर हॉल की तरफ आ रही थी, लेकिन घर के अंदर का माहौल किसी मातम से कम नहीं था। निहारिका जी फर्श पर बैठी थी। उनके चेहरे पर आंसुओं की सूख चुकी लकीरें उनके खौफ की गवाही दे रही थी। उनका ये वाक्य, तो गिड़गिड़ाकर उससे माफी मांगेगी, वरना आज मैं जान दे दूंगी, अभी हॉल की हवा में जहरीली गैस की तरह तैर रहा था। काशी वहीं अपनी जगह पर बुत बनकर खड़ी थी। उसका दिमाग सुन पड़ चुका था। उसकी आंखों के सामने एक धुंधली सी तस्वीर घूम रही थी। कल रात का वो मंजर, जब उसने पूरी ताकत से निखिल सिंघानिया के गाल पर थप्पड़ जड़ा था। उस वक्त उसके अंदर जो आग थी, जो आत्मसम्मान का गर्व था, वह आज सुबह अपने ही माँ के आंसुओं की बाढ़ में डूबता हुआ महसूस हो रहा था। काशवी के मुंह से एक बहुत ही धीमी, कांपती हुई आवाज निकली। उसने धीरे से कहा, माँ, आप मुझसे क्या कह रही हैं? आप उस इंसान से माफी मांगने को कह रही हैं जिसने डैड की जान लेने की कोशिश की, जिसने हमारे नकुल को मारा। हाँ, वो इंसान नहीं, वो एक दानव है। अगर मैं उसके सामने झुक गई तो मेरा क्या वजूद रह जाएगा? निहारिका जी ने अपना सिर उठाया। उनकी आंखों में अब कोई ममता नहीं थी, सिर्फ एक खौफजदा औरत की बेबसी। उन्होंने चीख कर कहा, तेरा वजूद तेरे बाप की जान से बड़ा नहीं काशवी। तो अपनी एमबीबीएस की किताबों में जी रही है। तुझे लगता है कि दुनिया इंसाफ पर चलती है, लेकिन हकीकत यह है कि दुनिया पैसे और पावर से चलती है। निखिल सिंघानिया जैसे लोग अगर हमारे जैसे मिडिल क्लास लोगों पर पैर भी रख दें, तो पुलिस उनके जूतों के खून को साफ करने पहुंच जाती है। उनकी आवाज में एक अजीब सी घबराहट थी। उन्होंने अपने दोनों हाथ जमीन पर पटके और रोकर कहा, तुझे अपना आत्मसम्मान प्यारा है तो जा रख ले अपना आत्मसम्मान।
लेकिन कल जब तेरे बाप की नौकरी से उसको निकाला जाएगा, जब नकुल को झूठे केस में जेल में डाल दिया जाएगा, और जब ये घर हमारे सिर से छिन जाएगा, तब उस आत्मसम्मान की आग पर सेंक कर रखना, क्योंकि वो निखिल सिंघानिया चुप नहीं बैठेगा। तूने एक सोते हुए शेर के मुंह में हाथ डाल दिया है। अवनी जो अब तक चुपचाप ये सब सुन रही थी, वो भी रोते हुए अपनी माँ के पास आई। उसने अपनी माँ से कहा, काशवी, माँ सही कह रही है, हम उन लोगों से नहीं जीत सकते। कल रात जो हुआ वो किस्मत थी कि डैड बच गई, लेकिन हम हर रोज मौत के साए में नहीं जी सकते। प्लीज दीदी, डैड के लिए, माँ के लिए इस जिद को छोड़ दो। काशवी ने अपनी बहन और जमीन पर बिलखती अपनी माँ को देखा। एक पल के लिए उसे लगा कि कमरे की दीवारें सिकुड़ कर उसे कुचल रही है। उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। एक तरफ उसका स्वाभिमान था तो चीख चीख कर कह रहा था, निखिल जैसे घमंडी दरिंदे के सामने सिर झुकाना मौत से बदतर है। दूसरी तरफ उसका परिवार था, उसके कमजोर और बीमार पिता, डरी हुई माँ और लाचार भाई बहन। काशवी ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी बंद पलकों के पीछे से आंसुओं की दो गर्म बूंदें छलक कर उसके गाल पर आ गिरी। ये आंसू दुख के नहीं थे, ये उस भयंकर हार के आंसू थे जो उसे बिना लड़े ही स्वीकार करनी पड़ रही थी। एक बेटी अपने आत्मसम्मान के बलि चढ़ने को तैयार हो रही थी। काशवी ने एक मरी हुई आवाज में कहा, ठीक है माँ, मैं जाऊंगी। मैं निखिल सिंघानिया के घर जाऊंगी और उससे माफी मांगूंगी। उसकी आवाज में कोई जज्बात नहीं बचा था। यह सुनते ही निहारिका जी ने गहरी सांस ली। उन्हें लगा जैसे उन्हें फांसी के फंदे से उतार लिया गया हो, लेकिन काशवी के अंदर का इंसान उसी पल मर चुका था। वो भारी कदमों से अपने कमरे की तरफ चल दी। उसे उस दानव के सामने घुटने टेकने के लिए तैयार होना था। इधर जब ये फैमिली ड्रामा चल रहा था, तब उधर शहर के दूसरे और सबसे पोश इलाके में सिंघानिया एस्टेट की विशाल और आलीशान इमारत सुबह की धूप से किसी सोने के महल की तरह चमक रही थी। लेकिन इस महल के अंदर रहने वाले उस क्रूर राजकुमार की सुबह आज किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। निखिल सिंघानिया अपने डार्क थीम वाले विशाल बेडरूम में लेटा था। रात भर उसे नींद नहीं आई। उसने बहुत शराब पी, ये सोचकर कि शायद शराब का नशा उस थप्पड़ की गूंज को दबा देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज वो रोज की तरह जल्दी नहीं उठा। सूरज काफी ऊपर आ चुका था। अचानक उसकी आंख खुली। सिर में एक भयंकर दर्द हुआ। उसने अपना भारी हाथ उठाया और अपनी आंखें मली, लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियां उसके गाल से टकराई, एक तेज झंझनाहट हुई। निखिल एक झटके से बिस्तर से उठ बैठा। रात की सारी घटनाएं उसके दिमाग में एक फिल्म की तरह चलने लगी। आग की लपटें, वो लड़की और उसका गुस्से से भरा चेहरा, और फिर चटाक। निखिल ने अपना जबड़ा कस लिया। उसकी आंखें गुस्से से खून की तरह लाल हो गई। वो तेजी से उठा और बाथरूम के बड़े से शीशे के सामने जाकर खड़ा हो गया। उसने अपना चेहरा शीशे के करीब किया और उसने गोरे गाल पर अभी भी उन 5 उंगलियों के हल्के निशान मौजूद थे। निखिल का खून खोलने लगा। उसने अपना मुक्का उठाया और शीशे को तोड़ दे, लेकिन तभी उसके कानों में अपनी दादी की आवाज गूंज गई। अगर तूने मेरी बात नहीं मानी निखिल, अगर तूने कल जाकर गलती की माफी नहीं मांगी, उस परिवार का नुकसान नहीं बढ़ा, तो याद रखना, तो इस घर में मुझे दोबारा जिंदा नहीं देखेगा। ये मेरी कसम है तुझे। निखिल का उठा हुआ हाथ हवा में रुक गया। वो इस दुनिया में किसी से नहीं डरता था, ना भगवान से, ना कानून से, ना अपने पिता से। लेकिन अगर कोई एक इंसान था जिसके लिए निखिल के सीने में दिल धड़कता था, तो उसकी दादी सावित्री थी। अपनी दादी को खोने का ख्याल आते ही निखिल को अंदर तक कपा देने के लिए वो काफी था। उसने गहरी सांसें ली। उसने पानी का नल खोला। चेहरे पर ठंडे पानी के छपाके मारे। निखिल ने शीशे में अपने अक्स को देखकर दांत पीस कर कहा, मुझे उस 2 कोड़ी की लड़की के घर जाना होगा, उसे एक नई गाड़ी देनी होगी और उससे माफी मांगनी होगी। यह ख्याल उसके अहंकार को किसी आरी की तरह चीर रहा था, लेकिन निखिल सिंघानिया का घमंड अभी पूरी तरह टूटा नहीं था। उसने तौलिए से अपना चेहरा पोंछा और एक कुटिल मुस्कान के साथ होठों को तरेड़ कर देखा। उसने एक शैतानी मुस्कान के साथ कहा, दादी ने कहा है गाड़ी देने और माफी मांगने को। ठीक है, मैं जाऊंगा, लेकिन मेरे माफी मांगने का तरीका ऐसा होगा कि वो लड़की अपनी पूरी जिंदगी उस बेइज्जती को भूल नहीं पाएगी। उसने मुझे सरेआम थप्पड़ मारा, मैं उसे उसकी औकात पर ऐसा थप्पड़ मारूंगा कि वो उठ नहीं पाएगी। निखिल ने तुरंत अपना फोन उठाकर अपने मैनेजर को कॉल लगाकर कहा,
मुझे अभी बाहर जाना है। मेरी नई मर्सिडीज मैकबेथ तैयार रखो, और हाँ, शहर के सबसे बड़े ऑडी शोरूम में मालिक को फोन करके कहो कि निखिल सिंघानिया आ रहा है। इसके आधे घंटे बाद निखिल अपने उसे शाही, खौफनाक और घमंडी अंदाज से तैयार होकर नीचे आया। उसने एक डार्क नेवी ब्लू रंग का महंगा डिजाइनर सूट पहना। उसकी आंखों पर काले रंग का एविएटर चश्मा था, जो उसके चेहरे के भावों को छुपा रहा था। वो सीधा घर के पोर्च में आया, जहां उसकी चमचमाती मर्सिडीज खड़ी थी। ड्राइवर ने दरवाजा खोला और निखिल उसमें बैठ गया। पटना शहर का सबसे बड़ा और आलीशान ऑडी का शोरूम। शोरूम के शीशे के दरवाजे चमचमा रहे थे। अंदर करोड़ों की गाड़ियां डिस्प्ले पर खड़ी थी। शोरूम का मैनेजर मिस्टर शर्मा सुबह से ही पसीने से तरबतर था। उसे जब से सिंघानिया के मैनेजर का फोन आया था, उसकी सांसें अटकी हुई थी। शहर का बच्चा बच्चा जानता था कि निखिल सिंघानिया के गुस्से का मतलब क्या है। अचानक शोरूम के बाहर एक लंबी काली मर्सिडीज आकर रुकी। सिक्योरिटी गार्ड्स दौड़ पड़े। गाड़ी का दरवाजा खुला और निखिल सिंघानिया बाहर आया। उसके जूतों की आहट से शोरूम का माहौल भारी हो गया। जैसे उसने शोरूम के अंदर कदम रखा, मैनेजर मिस्टर शर्मा भागकर आए और सामने खड़े हो गए। उन्होंने झुक कर कहा, गुड मॉर्निंग निखिल सर, हमारे शोरूम पर आपका स्वागत है। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य है कि आप। आगे से निखिल ने अपनी खुरदरी और सर्द आवाज में उसकी बात को काट कर कहा, बकवास बंद करो, मुझे एक गाड़ी चाहिए अभी इसी वक्त। आगे से मैनेजर ने घबरा कर कहा, जी सर, बिल्कुल सर। सर आप बताइए, आपको कौन सा मॉडल चाहिए? हमारे पास Q7A8 है। आप जो कहेंगे हम उसे कस्टमाइज करेंगे। लेकिन तभी निखिल ने अपनी जेब में हाथ डालकर उसको बीच में काट कर कहा, मुझे एक सेडान चाहिए, Audi A5, लाल रंग में। लाल रंग, यह वही रंग था जो काशी की जली हुई गाड़ी का था। निखिल उस लड़की को याद दिलाना चाहता था कि उसने जो जलाया है वो उसके लिए सिर्फ एक खिलौना था। मैनेजर शर्मा के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने अपने माथे का पसीना पोंछ कर हकला कर कहा, सर Audi A5, वो भी रेड कलर में। सर वो तो हमारा एक्सक्लूसिव इंपोर्टेड मॉडल है। उसकी तो उसकी तो शहर में 3 महीने की वेटिंग चल रही है। निखिल ने अपने नजरें मैनेजर पर गड़ा दी। वो नजरें किसी शिकारी कुत्ते जैसी थी। उसने चिल्ला कर कहा, मैंने तुमसे पूछा कि गाड़ी की वेटिंग कितनी है? उसकी आवाज सुनकर मैनेजर ने घबरा कर कहा, नहीं सर, लेकिन लेकिन तभी निखिल ने ठंडे स्वर में कहा, मुझे वो गाड़ी आज चाहिए, इसी वक्त। मुझे उसे अभी ड्राइव करके यहाँ से लेकर जाना है। निखिल की आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें जो खौफ था उसने मैनेजर के पैरों तले की जान और निकाल दी। मैनेजर ने अपनी फाइल पलटकर घबराहट में कहा, सर प्लीज मेरी मजबूरी समझिए। एक Audi A5 रेड कलर हमारे गोदाम में खड़ी है, लेकिन वो किसी और कस्टमर के लिए है। उन्होंने 6 महीने पहले एडवांस दिया तो आज दोपहर को उनकी डिलीवरी है। हम उनके साथ ऐसा नहीं कर सकते, कंपनी की पॉलिसी। निखिल के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। उसे ये शब्द बड़े पसंद थे, मजबूरी, पॉलिसी। वो इन शब्दों को अपने पैसों के जूतों के तले कुचलने में माहिर था। निखिल ने अपने कोट के अंदरूनी जेब में एक गहरा काला लेदर का कार्ड होल्डर निकाला। उसमें से एक एक्सक्लूसिव ब्लैक क्रेडिट कार्ड निकाला और उसमें मिस्टर शर्मा की छाती पर लगा मार कर कहा, उस गाड़ी की कीमत क्या है? शर्मा ने कांप कर कहा, सर लगभग 80 लाख रुपए ऑन रोड। तभी निखिल ने एक एक शब्द को चबा कर कहा, मैं तुम्हें 1 करोड़ 60 लाख रुपए दे रहा हूँ। डबल, 80 लाख उस गाड़ी के और 80 लाख तुम्हारे इस कंपनी पॉलिसी को कचरे के डिब्बे में फेंकने के लिए। उस कस्टमर को फोन करो, कह दो कि गाड़ी को आग लग गई, या जो झूठ बोलना है वो बोलो, लेकिन वो लाल Audi A1 अगले 10 मिनट में मुझे शोरूम के बाहर खड़ी चाहिए, चाबी के साथ, वरना मैं इस पूरे शोरूम को खरीद कर अगले 15 मिनट में तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। मैनेजर शर्मा की आंखें फटी रह गई। 1 करोड़ 60 लाख, वो भी सिर्फ एक जिद के लिए। शर्मा के अंदर का ईमान, कंपनी की पॉलिसी, दोनों उस काले कार्ड की चमक और निखिल की धमकी के आगे घुटने टेक चुके थे। उसने हड़बड़ा कर कहा, जी सर, मुझे बस 5 मिनट दीजिए, गाड़ी बाहर आ रही है। शर्मा ने कार्ड पकड़ा, लगभग दौड़कर अपने कैबिन की तरफ भागा। निखिल आराम से शोरूम के सेंटर में रखे एक महंगे लेदर के सोफे पर बैठ गया। उसके चेहरे पर एक विजयी और मगरूर मुस्कान थी। उसे लग रहा था कि दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं, कोई इंसान नहीं जिसे पैसों से खरीदा ना जा सके। उसने सोचा, वो लड़की काश हुई वो अपने बाप की उस 10 लाख की गाड़ी के जलने पर इतना उछल रही थी ना। और अब जब मैं उसके घर के बाहर ये 80 लाख की ओडी खड़ी करूंगा तो उसकी आंखें चौंधिया जाएगी। वो और उसका वो भिखारी परिवार इस गाड़ी को देखकर
मेरे पैरों में गिरकर आंखें मार मार कर दहाड़ रोएंगे। दादी से माफी मांगने को कहा था, मैं गाड़ी दूंगा और फिर देखूंगा कि वो लड़की उस गाड़ी को ठुकराने की हिम्मत कैसे करती है। ठीक 7 मिनट बाद शोरूम के शीशे के दरवाजे खुले। बाहर पोर्च में एक बड़ी शानदार चमचमाती एकदम नई ऑडी A5 खड़ी थी। उसका गहरा लाल रंग धूप की अंदर कीमती रूबी स्टोन की तरह चमक रहा था। गाड़ी की एरोडायनेमिक शेप और उसकी फ्रंट ग्रिल उसे एक आक्रामक लेकिन बड़ी खूबसूरत लुक दे रही थी। मैनेजर शर्मा भागता हुआ आया। उसके हाथों में गाड़ी की चाबी और पेपर्स थे। उसने निखिल के आगे चाबी बढ़ाकर कहा, सर आपकी गाड़ी रेडी है। सारे पेपर आपके नाम पर तैयार हो चुके हैं। निखिल ने चाबी ली और हाथ में छीन ली। उसने पेपर्स की तरफ देखा भी नहीं, वो उठा और बिना एक शब्द कहे शोरूम से बाहर चला गया। निखिल ऑडी के पास पहुंचा। उसने अपनी उंगलियों से गाड़ी की छत को छुआ और गाड़ी बिल्कुल परफेक्ट थी। उसने रिमोट से गाड़ी अनलॉक की और ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। अंदर का इंटीरियर पूरी तरह से प्रीमियम लेदर एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस था। जैसे ही निखिल ने गाड़ी का इंजन स्टार्ट किया, उसके भारी V6 इंजन की एक दमदार और शांत गूंज पैदा हुई। निखिल ने स्टीयरिंग व्हील को पकड़ा। उसके चेहरे पर एक खतरनाक खामोशी थी। उसने गाड़ी गियर में डाली और ऑडी A5 शोरूम से सड़क पर उतर आई। अब निखिल सिंघानिया की गाड़ी उसी मोहल्ले की तरफ दौड़ रही थी जहां कल रात उसने तबाही मचाई थी। ऑडी शहर की सड़कों को चीर कर आगे बढ़ रही थी। निखिल ने गाड़ी का म्यूजिक सिस्टम बंद कर रखा था। कैबिन के अंदर एकदम सन्नाटा था और उसका दिमाग पूरी तेजी से काम कर रहा था। निखिल मन ही मन अपने संवाद तैयार कर रहा था। उसने मन ही मन में कहा, मैं उस घर के बाहर गाड़ी रोकूंगा, वो लड़की बाहर आएगी, मैं चाबी उसके मुंह पर मारूंगा और कहूंगा कल रात जो हुआ उसके लिए भीख है, रख लो इसे और अपनी औकात में रहना। उसे लगा कि वो अपनी दौलत से उस लड़की के गाल पर पड़े थप्पड़ का बदला लेगा। इधर निखिल सिंघानिया अपनी दौलत का अहंकार लेकर काशवी के घर की तरफ आ रहा था। उधर जायसवाल परिवार के घर में काशवी ने एक साधारण सा सूती सूट पहना था। उसके चेहरे पर कोई मेकअप नहीं था। आंखें रोने की वजह से सूजी हुई थी। उसकी मां निहारिका दरवाजे के पास खड़ी थी। उनके चेहरे पर अभी भी खौफ था। निहारिका जी ने सख्त लेकिन डरी हुई आवाज में कहा, याद रखना काशवी, तू वहां जाकर कोई तमाशा नहीं करेगी तो निखिल सिंघानिया के सामने हाथ जोड़ेगी और कहेगी कि तुझसे गलती हो गई। तो उन्हें यकीन दिलाएगी कि हम गरीब लोग हैं और हम कभी उनके रास्ते में नहीं आएंगे। जब भगवान तेरा भला करे। काशवी ने अपनी माँ की तरफ देखा। उसकी आंखों में जो नफरत थी वो अब एक खालीपन में बदल चुकी थी। उसने बिना कुछ कहे अपना पर्स कंधे पर लटकाया और घर का दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। काशवी सड़क पर आ गई। उसने अपने स्कूटी की चाबी निकाली और उसे आज घर में जाना था जहां वो दानव रहता है। उसका हर कदम भारी हो रहा था। उसे लग रहा था जैसे वो खुद अपनी फांसी के तख्ते की तरफ जा रही है। काशवी अपने स्कूटी स्टार्ट करने ही वाली थी, तभी मोहल्ले की सड़क के मोड़ पर एक बड़ा तेज रोशनी और तेज टायरों के घसीटने की आवाज आई। काशी ने मुड़कर देखा। एक चमचमाती बिल्कुल नई खून जैसी रंग लाल ऑडी A5 बहुत ही आक्रामक रफ्तार के साथ उन्हीं की तरफ आती हुई दिखाई दे रही थी। ऐसे करोड़ों की गाड़ी उस साधारण से इलाके में किसी एलियन स्पेसशिप की तरह लग रही थी। ऑडी ठीक काशवी के घर के सामने, जहां कल रात पुरानी गाड़ी की राख पड़ी थी, वहां आकर रुक गई। काशवी की धड़कनें रुक गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। तभी ऑडी का दरवाजा खुला। एक काले चश्मे पहने महंगा जूता सड़क पर रखा और फिर वो लंबा चौड़ा डार्क सूट पहने हुए इंसान गाड़ी से बाहर निकला। ये निखिल सिंघानिया था। निखिल ने अपना चश्मा उतारा और उसे अपनी शर्ट के कॉलर पर लटका दिया। उसने ऑडी का दरवाजा जोर से बंद किया। अपने जेब में दोनों हाथ डालकर उसने उसे खौफनाक और गुरूर के भरे अंदाज में काशी की तरफ देखा। काशी जो अभी अभी उस दानव के घर जाकर माफी मांगने के लिए मजबूर हो गई थी, वो अपनी जगह पर जड़ हो गई। उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका था। निखिल सिंघानिया यहाँ और एक नई लाल गाड़ी के साथ। निखिल धीरे धीरे बहुत ही इत्मीनान से काशी की तरफ बढ़ा। उसके होठों पर एक शैतानी तिरस्कार से भरी मुस्कान थी। निखिल ने अपनी गहरी और सर्द आवाज में पूछा, कहाँ जा रही थी तुम? मुझे लगा तुम मुझे ढूंढ रही होगी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं खुद ही आ जाऊं। उसकी आवाज में एक अजीब सा मजाक था। काशवी के हाथ कांपने लगे, लेकिन उसने अपनी मुट्ठियां कस ली। कुछ नहीं बोल पाई। निखिल ने अपनी जेब से ऑडी A5 की चाबी निकाली। वो चाबी धूप में चमक रही थी। उसने वो चाबी काशवी की आंखों के सामने लहराई और फिर एक बहुत ही नीच और बेइज्जत करने वाले अंदाज में बोला,
कल रात तुमने अपनी उस खटारा गाड़ी के लिए बहुत ड्रामा किया था ना। मुझे लगा तुम लोग बहुत गरीब हो, तो मैं तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा ले आया हूँ। निखिल ने ओडे की तरफ इशारा करके कहा, यह 80 लाख की गाड़ी है। काशी जायसवाल, तुम्हारे पूरे खानदान ने शायद इतने पैसे अपनी जिंदगी में नहीं देखे होंगे। कि तुम्हारे उस कबाड़ के बदले मेरी तरफ से एक भीख है, इसे रखो और उस थप्पड़ को भूल जाओ। ये कहकर निखिल ने वो चाबी काशू की तरफ हवा में उछाल दी। चाबी हवा में घूमते ही काशू के बिल्कुल पैरों के पास जमीन पर गिरी और चाबी सड़क पर धूल में पड़ी थी। निखिल वहीं खड़ा सीना ताने मुस्कुरा रहा था। वो इंतजार कर रहा था कि मिडिल क्लास लड़की अब उस करोड़ों की गाड़ी की चाबी को उठाने के लिए अपने पैरों में झुकेगी। वो अपनी दौलत का सबसे बड़ा हथियार चला दिया था। लेकिन निखिल सिंघानिया इस बात से अनजान था कि किसी स्वाभिमानी इंसान की मजबूरी को अगर बेइज्जती से तोला जाए तो ज्वालामुखी फटता है। वो पैसों की किसी भी दीवार को राख कर सकता है। काशी अपनी जगह पर खड़ी रही। उसकी नजरें जमीन पर पड़ी उस चाबी पर थी और फिर उसने धीरे से निखिल के उन अहंकारी आंखों से जा टकराई। माहौल में एक ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे हवा में सांस लेना बंद कर दिया हो। अब काशवी क्या करने वाली थी? क्या वो अपने माँ की कसम खाकर उस दानव के सामने घुटने टेकेगी, या फिर उस ओड़े की चाबी को उठाकर निखिल सिंघानिया के अहंकार के ताबूत में एक और कील ठोक देगी? धूल भरी उस सड़क पर करोड़ों की उस लाल ओडी A5 की चाबी एक मामूली से पत्थर के पास गिरी पड़ी थी। सूरज की किरणें उस चांदी जैसी चमचमाती चाबी पर पड़ रही थी। उसके चारों तरफ एक ऐसा शमशान जैसा सन्नाटा छा गया जहां लोग सांस लेना भी भूल गए थे। आस पड़ोस के लोग अपने घरों की छत और खिड़कियों से एक खौफनाक नजारा देख रहे थे। किसी ने सपने में नहीं सोचा कि उनके इस साधारण से मिडिल क्लास मोहल्ले में शहर का सबसे खूंखार रईस इंसान एक 80 लाख की गाड़ी लेकर आएगा और उसे एक लड़की के पैरों में भीख मांगने की तरह फेंक देगा। निखिल सिंघानिया अपनी ओड़ी के बोनट से टिका हुआ था। उसने दोनों हाथ अपनी पैंट के जेब में थे। उसके चेहरे पर एक ऐसा शैतानी गुरूर था जो किसी भी इंसान के स्वाभिमान को कुचलने के लिए काफी था। वो अपनी जगह पर बिल्कुल स्थिर था। बस उसकी सर्द और मगरूर आंखें काशवी के चेहरे पर हर बदलते भाव को देख रही थी। निखिल अपनी भारी आदेश देने वाली आवाज में बोला, उठाओ इसे। तुम्हारी माँ ने तुम्हें यही सिखाकर भेजा है ना कि मेरे पैरों में गिरकर माफी मांगनी है। तो देर किस बात की है? झुको और ये चाबी उठाओ और अपनी इस सड़ी हुई जिंदगी में पहली और आखिरी बार ओडी की सवारी का मजा ले लो। निखिल ने पहले ही अपने एक आदमी को काशिफ पर नजर रखने के लिए कहा था। उसने ये बात निखिल को बता दी थी। वहीं निखिल के ये शब्द किसी जहरीले खंजर की तरह काशवी के सीने में उतर गए। काशवी का पूरा शरीर कांपने लगा। उसकी मुट्ठियां इतनी जोर से कस गई कि उसके नाखूनों ने उसी की ही हथेलियों के गहरे निशान बना दिए। खून की कुछ बूंदें रिसने लगी, लेकिन उसे शारीरिक दर्द का कोई एहसास नहीं था। उसके अंदर उसके आत्मसम्मान और उसकी मजबूरी के बीच एक भयंकर युद्ध चल रहा था। काशवी ने घुटने धीरे धीरे कांपने लगे। उसे अपने पिता का वो कमजोर चेहरा याद आया जो अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा था। उसे अपनी माँ की वो कसम याद आई और काशवी को लगा कि आज उसका वजूद खत्म हो गया है। वो अपनी नजरों में गिर रही थी। एक बेटी अपने परिवार की जान बचाने के लिए एक दानव के सामने अपना स्वाभिमान नीलाम करने जा रही थी। काशवी ने अपनी आंखें बंद की और धीरे धीरे अपने घुटने मोड़ने लगी। वो उस चाबी को उठाने के लिए झुकने लगी। निखिल के होठों से वो कुटिल मुस्कान अब और जीत की भयानक हंसी में बदल गई। उसने अपनी दादी को मन ही मन जवाब देकर कहा, देख लीजिए दादी, आपसे कहा था कि मैं माफी मांगू, लेकिन ये देखिए दुनिया पैसे के सामने कैसे रेंगती है। मैंने इस लड़के का गुरूर हमेशा के लिए तोड़ दिया। लेकिन इससे पहले कि काशवी की उंगलियां जमीन पर पड़ी उस ओड़े की चाबी को छू पाती, उसके कानों में एक जाने पहचानी आहट हुई। काशवी ने झटके में झुकना रोक दिया। उसने अपनी गर्दन घुमाकर घर के मेन दरवाजे की तरफ देखा। वहां निहारिका खड़ी थी। काशवी का दिल धक से रह गया। उसे लगा कि माँ शायद उसे डांटने आई है और वो जल्दी से चाबी क्यों नहीं उठा रही। लेकिन जब काशवी की नजरें अपनी माँ की आंखों से टकराई तो वक्त जैसे वहीं ठहर गया। निहारिका जो कुछ मिनट पहले एक खौफ से कांप रही थी, जो हाथ जोड़कर रो रही थी, अपनी जान देने की बात कर रही थी, उनके चेहरे पर अब कोई डर का एक कतरा भी नहीं था। जब निहारिका जी ने दरवाजे की ओर से निखिल सिंघानिया को देखा तो उसका वो घमंडी अंदाज, उसका ओड़े की चाबी को एक हड्डी की तरह उनके बेटे के पैरों में फेंकना और उनके परिवार की गरीबी का सरेआम मजाक उड़ाना,
तो एक माँ के अंदर का सोया हुआ ज्वालामुखी फट गया। निहारिका जी को अचानक ये एहसास हुआ, अगर आज उनकी बेटी इस दानव के सामने झुक गई, अगर आज उसने वो चाबी उठा ली, तो उनका परिवार जिंदा तो रहेगा, लेकिन उनकी रूह हमेशा के लिए मर जाएगी। निखिल जैसे लोग माफी देने के भगवान नहीं होते, वो खून चूसने वाले जोंक की तरह होते हैं। अगर आज काशी झुक गई तो ये इंसान जिंदगी भर उसे अपने जूतों के नीचे रखेगा। एक माँ अपनी गरीबी बर्दाश्त कर सकती है, अपने पति की बीमारी बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन अपनी शेरनी जैसी बेटी को एक गिदड़ के सामने रेंगते हुए नहीं देख सकती। निहारिका जी के आंखों में वो खौफ अब एक ऐसी भयंकर खूंखार आग में बदल चुका था जो निखिल सिंघानिया के गुस्से को भस्म कर सकती थी। काशी जमीन की तरफ आधी झुकी थी। उसने अपनी माँ की उन सुलगती आंखों को देखा। निहारिका जी ने एक शब्द भी नहीं कहा, उन्होंने बस अपनी गर्दन को बहुत हल्के से दाएं से बाएं हिलाया। नहीं, ये एक नहीं था, ये एक माँ का आदेश था। वो इशारे में कह रही थी, मत झुकना मेरी बच्ची, इस दानव के सामने अपना सिर मत झुकाना, हम लड़ेंगे। अपनी माँ की इन आंखों में एक अभूतपूर्व समर्थन और एक भयानक गुस्से को देखते ही काशी के अंदर का ऐसा चमत्कार हुआ जिसे उसके सुन पड़ चुके दिमाग के नशे में बिजली तोड़ गई। उसके झुके हुए घुटने अचानक सीधे हो गए। उसके चेहरे पर जो बेबसी और लाचारी थी वो एक सेकंड में पिघल गई। उसकी जगह एक ऐसी खौफनाक और जानलेवा चमक ने ले ली जिसे देखकर वहां खड़ा हर इंसान सिहर उठा। काशी पूरी तरह से सीधी खड़ी हो गई। उसने अपने बाल जो चेहरे पर आ रहे थे उन्हें झटके से पीछे किया। निखिल की मुस्कान थोड़ी सी कम हो गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि लड़की घुटनों के बल बैठने वाली थी, वो अचानक तनकर क्यों खड़ी हो गई। काशी ने अपनी नजरें निखिल पर टिकाई, फिर उसने धीरे से अपना दायां पैर उठाया जिस पर एक बहुत ही साधारण सी सैंडल थी, और जमीन पर पड़ी उस ओड़ी की चाबी को एक जोरदार ठोकर मार दी। चाबी सड़क पर घिसटते हुए सीधे पास बनी एक गंदी खुली नाली में जाकर गिर गई। निखिल सिंघानिया का दिमाग सुन पड़ गया। उसकी आंखें फटी रह गई। वो बोनट का सहारा छोड़कर एकदम सीधा खड़ा हो गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। किसी ने किसी ने उसके 80 लाख रुपए की चाबी को नाली में लात मारकर गिरा दिया। निखिल के मुंह से हकलाते हुए शब्द निकले। उसने हकला कर कहा, ये क्या किया तुमने? उसका खौफनाक अंदाज पल भर में चकनाचूर हो गया। काशवी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसके चेहरे पर एक ऐसा डरावना सुकून था जो तूफान आने से पहले होता है, और अपनी जगह से मुड़ी बहुत ही शांत और सधे हुए कदमों से अपने उस पुराने स्कूटी की तरफ गई जो बाहर की तरफ खड़ी थी। निखिल वहीं खड़ा बुत बनकर उसे देख रहा था। उसे लगा शायद वो लड़की डर के मारे भाग रही है। उसने चिल्ला कर कहा, कहाँ जा रही हो तुम? पागल हो गई हो क्या? तुम्हें अंदाजा भी है तुमने किस चीज को लात मारी है? काशी स्कूटी के पास पहुंची। उसने स्कूटी की चाबी निकाली और उसकी डिग्गी खोल दी। डिग्गी के अंदर एक लाल रंग का 5 लीटर का प्लास्टिक का कैन रखा हुआ था। यह पेट्रोल का कैन था, और जो नकुल अक्सर इमरजेंसी के लिए स्कूटी में रखता था क्योंकि उनकी स्कूटी का मीटर खराब था। काशवी ने वो भारी पेट्रोल का कैन अपने दाहिने हाथ में उठाया। कैन के अंदर पेट्रोल के छलकने की आवाज उस सन्नाटे में साफ सुनी जा सकती थी। उसने स्कूटी की डिग्गी जोर से बंद की और वापस पलटी। जब निखिल ने काशवी के हाथ में पेट्रोल का कैन देखा तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसके सीने में अचानक ऐसा खौफ पैदा हुआ जिसने जिंदगी में कभी महसूस नहीं किया। उसका पत्थर का दिल पहली बार जोर जोर से धड़कने लगा। तभी निखिल ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर कहा, रुको, तुम क्या करने जा रही हो? उसकी आवाज में पहली बार एक हल्की सी घबराहट थी। वहीं काशवी बिना कुछ बोले खूंखार शेरनी की तरह उस चमचमाती लाल ओड़ी की तरफ बढ़ने लगी। निखिल ने अपनी पूरी ताकत से दहाड़कर उसे डराने की कोशिश करके कहा, मैंने कहा रुको, अगर तुमने इस गाड़ी को हाथ भी लगाया ना काशवी, तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। लेकिन आज काशवी किसी मौत से डरने वाली नहीं थी। वो ओड़ी के बिल्कुल पास पहुंच गई। निखिल और काशवी के बीच अब सिर्फ एक गाड़ी का फासला था। काशवी ने निखिल की आंखों में सीधे देखा। उन आंखों में अब कोई दया नहीं थी। उसने पेट्रोल की कैन का ढक्कन खोला और उसे एक झटके की खींचकर बाहर फेंक दिया। पेट्रोल की तेज तीखी गंध हवा में फैल गई। फिर बिना पलक झपकाए काशवी ने उस कैन को पलट दिया। पेट्रोल की एक मोटी धार उस करोड़ों की चमचमाते बोनट पर जाकर गिरने लगी। तभी निखिल ने चिल्लाकर कहा, पागल औरत, रुक जाओ। निखिल पागल हो गया। वो आगे बढ़ने को हुआ,
लेकिन काशी का वो खौफनाक रूप देखकर उसके कदम अपने जगह पर ही जम गए। काशी रुकी नहीं। उसने बिल्कुल उसी अंदाज में पेट्रोल छिड़कना शुरू किया जिस अंदाज में कल रात निखिल ने उसके घर के बाहर उनकी गाड़ी पर पेट्रोल छिड़का था। उसने पेट्रोल को डाला और फिर गाड़ी के साइड में गई शीशे पर पेट्रोल उड़ने लगी। फिर उसने ऑडी के ड्राइवर साइड का दरवाजा झटके से खोला और अंदर का वो खूबसूरत क्रीम कलर का प्रीमियम इटालियन लेदर इंटीरियर, एडवांस डैशबोर्ड, सब कुछ सामने था। काशवी ने कैन का बचा हुआ सारा पेट्रोल गाड़ी के अंदर के सीटों और डैशबोर्ड पर उड़ेल दिया। गाड़ी के अंदर और बाहर पूरी तरह से पेट्रोल की बदबू भर गई। वो 80 लाख की गाड़ी अब पेट्रोल में नहा चुकी थी। काशवी ने वो खाली कैन जमीन पर फेंक दिया और ओडी से 2 कदम पीछे हट गई। निखिल का पूरा शरीर कांप रहा था। उसका अहंकार, उसकी दौलत, उसका रुतबा, सब कुछ एक लड़की ने पागलपन के सामने घुटने टेक चुका था। उसे अपनी दादी की कसम याद आ रही थी। वो इस लड़की को लेकर माफी मांगने आया था और अगर वो गाड़ी जल गई तो वो अपनी दादी को क्या मुंह दिखाएगा। निखिल ने चीख कर कहा, तुम जानती नहीं कि तुम क्या कर रही हो। ये 80 लाख की गाड़ी है। लेकिन निखिल की आवाज में अब सिर्फ एक कांपती हुई फुसफुसाहट रह गई थी। काशवी ने अपने जींस की जेब में हाथ डाला और माचिस की डब्बी निकाली। उसने बहुत ही आराम से एक तीली निकाली। उसने निखिल की आंखों में देखा और एक ऐसी आवाज में बोली जो हमेशा के लिए निखिल के दिमाग में छप जाने वाली थी। उसने निखिल की आंखों में देखकर कहा, तुम्हें क्या लगा था निखिल सिंघानिया कि तुम 80 लाख का लोहे का टुकड़ा मेरे घर के बाहर फेंकोगे और मैं अपना जमीर बेच दूंगी। तुम्हें लगता है कि हर चीज की कीमत होती है, तो आज एक गरीब की बेटी तुम्हें तुम्हारी औकात बताती है। काशवी ने माचिस की तिल्ली को डिब्बे पर रख एक छोटी सी पीली लो भड़क उठी। काशवी ने उस जलती हुई तीली को अपनी उंगलियों के बीच पकड़ा और लो की रोशनी उसके गुस्से से तमतमाए चेहरे पर पड़ रही थी। उसने निखिल को घूर कर आगे कहा, तुम अपनी दौलत से चीज जलाते हो क्योंकि तुम्हारे पास पैसा है। हम गरीब अपनी इज्जत के लिए चीजें जलाते हैं क्योंकि हमारे पास हिम्मत है। तुम्हारी इस 80 लाख की भीख को अपने जूतों की धूल के बराबर भी नहीं समझती। अब देखो कि मेरा सरप्राइज कैसा होता है। ये कहते हुए काशवी ने जलती हुई माचिस की तिल्ली उस पेट्रोल में नहाई हुई ओडी के बोनट पर उछाल दी और घूमती हुई गाड़ी के बोनट से जा टकराई। एक कान फाड़ देने वाली आवाज के साथ पूरी की पूरी ओडी एक ही सेकंड में आग के एक विशाल भयंकर गोले में तब्दील हो गई। लपटे आसमान को छूने लगी। आग की वो भयंकर गर्मी इतनी तेज थी, निखिल अपने चेहरे को बचाने के लिए अपने हाथ आगे करने पड़ रहा था। आग की लपटें अंदर घुस चुकी थी और क्रीम कलर का लेदर, वो एडवांस डैशबोर्ड, सब कुछ पलक झपकते ही पिघल कर राख होने लगा। गाड़ी के शीशे भयंकर गर्मी से चटक चटक कर टूटने लगे। काले धुएं का एक विशाल गुबार पटना के आसमान में उठने लगा। निखिल सिंघानिया वहीं सड़क पर आग की लपटों से कुछ दूरी पर खड़ा रह गया। उसकी आंखें उस जलती हुई ओडी पर फटी की फटी थी। उसके कानों में सिर्फ आग के फड़फड़ाने और शीशों के टूटने की आवाज आ रही थी। उसका दिमाग पूरी तरह से सुन्न हो चुका था। वो टूट चुका था सिर्फ इसलिए नहीं कि उसकी 80 लाख की गाड़ी जल गई, बल्कि इसलिए कि उसका घमंड जलकर खाक हो गया। एक साधारण सी लड़की ने उसकी दौलत के सबसे बड़े पहाड़ को एक माचिस की तिल्ली से राख कर दिया। सबसे बड़ा खौफ जो निखिल को अंदर से खा रहा था वो उसकी दादी की कसम थी। वो अपनी दादी की नज़र में गिर चुका था। अब वह खाली हाथ घर कैसे वापस जाएगा। आग की उस भयंकर रोशनी के सामने काशवी खड़ी थी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और उसके चेहरे पर आग की लाल रोशनी पड़ रही थी। वह इस वक्त किसी विनाशकारी देवी की तरह लग रही थी। उसने निखिल सिंघानिया को उसी के खेल में, उसी के घर के सामने और उसी के हथियार से इतनी भयानक मौत दी कि निखिल अब जिंदगी भर यह मंजर नहीं भूल पाएगा। निहारिका दरवाजे पर खड़ी ये सब देख रही थी। उसके चेहरे पर अब कोई खौफ नहीं था, बल्कि एक अजीब सा सुकून था। उनकी बेटी ने आज साबित कर दिया कि जायसवाल परिवार का सिर कट सकता है, लेकिन किसी दानव के सामने नहीं झुकेगा। आग धू धू कर जल रही थी। उस आग के बीच निखिल सिंघानिया की दुनिया हमेशा के लिए बदलने वाली थी। अब ये लड़ाई अमीरी और गरीबी की नहीं रही। ये लड़ाई अब दो ऐसे जिद्दी इंसानों की बन चुकी थी जिनमें से एक का बर्बाद होना तय था। सड़क के बीच बीच धू धू कर जलती ओडी की लपटें इतनी भयंकर थी कि उनकी तपिश कई मीटर दूर तक महसूस की जा सकती थी। आग के उन लाल और पीली लपटों के बीच से उठता हुआ काला धुआं पटना के साफ आसमान को मैला कर रहा था। गाड़ी के रबड़ के टायर पिघल रहे थे।
उस महंगे इटालियन लेदर के जलने की अजीब सी तीखी गंध पूरे महल्ले की हवा में घुल चुकी थी। निखिल सिंघानिया अपनी जगह पर बुत बनकर खड़ा था। उसकी आंखें फटी रह गई। उन आंखों में उस जलती हुई ओडे का अक्स साफ दिखाई दे रहा था। उसके दिमाग की सारी नसें जैसे सुन पड़ गई हो। यह सिर्फ एक लोहे के फाइबर की मशीन नहीं लग रही थी, बल्कि निखिल सिंघानिया का गुरूर जल रहा था, जिसे आज तक किसी ने खरोच तक नहीं लगाई थी। आग के लपटों के उस पार काशवी खड़ी थी। उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं, कोई डर नहीं। वो बिल्कुल शांत थी। उसकी वो शांत आंखें निखिल को चीर रही थी। वो आंखें कह रही थी, दौलत से तुम हमारा जिस्म खरीद सकते हो, हमारा जमीर नहीं। निखिल के जबड़े कस गए। उसके सीने के अंदर से गुस्से का एक ऐसा ज्वालामुखी उबल रहा था जो उस वक्त फट जाए तो पूरे मोहल्ले को तबाह कर दे। उसके हाथ मुट्ठियों में बंध गए। नाखून उसकी हथेलियों में चुभने लगे। उसका मन किया कि आगे बढ़कर लड़की का गला दबा दे और उसे आग में फेंक दे, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाया। आज पहली बार एक खूंखार शिकारी अपने शिकार के सामने खुद को लाचार महसूस कर रहा था। उस लड़की के पागलपन और निडरता ने निखिल के कदमों में बेड़ियों को के साथ उसे जकड़ दिया था। निखिल ने बिना एक शब्द कहे, बिना कोई गाली दिए, बिना कोई धमकी दिए काशी से अपनी नजर हटाई। वो खामोश रहना चीख से ज्यादा डरावना था। वो तेजी से पलटा और अपने भारी कदमों से उस मोहल्ले की सड़क पर खड़ी अपनी मर्सिडीज की तरफ बढ़ गया, जिसमें उसका ड्राइवर उसका इंतजार कर रहा था। ड्राइवर हरी, जिसने दूर से सारा खौफनाक नजारा देखा, वो डर के मारे पसीने से भीग चुका था। उसने अपनी जिंदगी में निखिल सर का ऐसा अपमान कभी नहीं देखा। जैसे निखिल गाड़ी के पास पहुंचा, हरी ने कांपते हुए हाथों से पीछे का दरवाजा खोला। निखिल बिना कुछ बोले गाड़ी के अंदर बैठ गया। उसने दरवाजा इतनी जोर से बंद किया कि मर्सिडीज मजबूत गाड़ी एक पल में हिल गई। हरी ने डरकर मिरर में निखिल की तरफ देखा और पूछा, घर चले सर? निखिल की आवाज किसी घायल शेर की तरह थी। उसने दहाड़ कर कहा, गाड़ी निकाल यहां से अभी। मर्सिडीज के टायर जोर से सड़क पर घिसे और गाड़ी ने एक झटके में रफ्तार पकड़ ली। पीछे सिर्फ जलती हुई ओडी की लपटें। काशी का वो निडर चेहरा छूट गया था। मर्सिडीज का कैबिन पूरी तरह से साउंड प्रूफ था। बाहर की कोई आवाज अंदर नहीं आ रही थी। एसी का तापमान 18 डिग्री पर था, लेकिन निखिल सिंघानिया का पूरा शरीर पसीने से नहाया हुआ था। उसने अपनी टाई के नोट को झटके से ढीला किया और अपनी शर्ट के ऊपर के 2 बटन खोल दिए। उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। वो अपनी लेदर की सीट पर पीछे की तरफ टिक गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन आंखें बंद करते ही उसे वो लाल ओडी जलती हुई दिखाई देने लगी। उसके कानों में काशवी के शब्द गूंजने लगे, तुम्हें क्या लगा निखिल सिंघानिया कि तुम 80 लाख का लोहे का टुकड़ा मेरे घर के बाहर फेंकोगे और मैं अपना जमीर बेच दूंगी? निखिल ने अचानक अपनी आंखें खोली और लेदर की सीट पर मुक्का मारकर कहा, पागल लड़की, साइकोपैथ। लेकिन गुस्से से ज्यादा अब निखिल के दिमाग में एक खौफ पनप रहा था। ये खौफ उस लड़की का नहीं, बल्कि उस वादे का था जो उसने अपनी दादी से किया था। दादी ने साफ शब्दों में कहा था, तुम वो नई गाड़ी लेकर उस लड़की के घर जाएगा और माफी मांगेगा। निखिल का दिमाग अब पूरी तेजी से दौड़ने लगा। दादी की कसम उसके लिए पत्थर की लकीर थी। वो दादी को खोने का सोच भी नहीं सकता था। लेकिन अब वो दादी को क्या जवाब देगा? गाड़ी तो जल चुकी थी, माफी उसने मांगी नहीं थी। निखिल ने अपने होठ को चबाकर मन ही मन सोचा, दादी को सच नहीं पता चलना चाहिए। उन्हें बिल्कुल ये पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने उस लड़की को पैरों में चाबी फेंकी। अगर उन्हें पता चला कि मैंने माफी मांगने के बजाय उस लड़की को भीख दी, उसे जलील किया, तो दादी मुझे कभी माफ नहीं करेगी। निखिल सिंघानिया, जो दुनिया का सबसे चतुर और शातिर इंसान था, वो अपने ही घर में अपनी ही दादी के सामने खुद को बचाने के लिए एक बहुत ही गहरी और गंदी चाल बुनने लगा। उसने तय किया कि इस पूरी कहानी को पलट कर रख देगा। खुद को एक ऐसे मासूम और आज्ञाकारी पोते के रूप में पेश करेगा जिसने अपनी दादी का हर हुक्म माना, लेकिन उस मिडिल क्लास लड़की ने पागलपन और लालच के साथ सब कुछ बर्बाद कर दिया। निखिल ने मन ही मन अपनी स्क्रिप्ट तैयार करना शुरू करके कहा, मैं दादी को बताऊंगा कि उनके कहे अनुसार मैं गाड़ी लेकर गया था। मैंने 1 करोड़ 60 लेकर तुरंत वो गाड़ी खरीदी और मैं शांति से वहां गया। लेकिन लड़की एक नंबर की मानसिक रोगी है। उसने मुझे बोलने का मौका नहीं दिया और अपने अकड़ और घमंड में मेरी गाड़ी चला दी। हाँ, यही सच है जो दादी को पता चलेगा। निखिल ने गहरी और कुटिल सांस ली। उसका वो खौफनाक और चालाक दिमाग का पूरी तरह से एक झूठ को सच में साबित करने के लिए तैयारी कर चुका था। लगभग 20 मिनट बाद भीड़ भाड़ से निकलकर सिंघानिया एस्टेट के विशाल लोहे के सामने गाड़ी पहुंची। गार्ड्स ने तुरंत गेट खोले और गाड़ी अंदर चली गई।
गाड़ी के पोर्च में रुकते ही निखिल ने बिना ड्राइवर का इंतजार किए खुद दरवाजा खोला और बाहर निकल आया। वो लगभग दौड़ते हुए कदमों से घर के अंदर दाखिल हुआ। हॉल में उसकी माँ मीरा सिंघानिया उसकी किसी सहेली के साथ फोन पर बात कर रही थी। उन्होंने निखिल को इस तरह बदहवास और गुस्से में अंदर आते देखा और कहा, निखिल बेटा तू इतनी जल्दी कहाँ से आ गया और तेरा इतना चेहरा लाल क्यों? निखिल ने अपनी माँ को बीच में टोक कर कहा, मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए मॉम, और सीधा अपनी दादी के कमरे की तरफ बढ़ गया। दादी का कमरा ग्राउंड फ्लोर पर ही था। निखिल ने दरवाजा को बहुत ही बेताबी से खोला और सावित्री देवी अपनी आराम कुर्सी पर बैठी थी। उनके हाथों में रुद्राक्ष की माला थी। वो आंखें बंद कर लिए कुछ जप कर रही थी। दरवाजे के इस तरह जोर से खुलने की वजह से उन्होंने अपनी आंखें खोली। सामने निखिल खड़ा था। उसकी सांसें फूल रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसका चेहरा गुस्से और एक बनावटी बेबसी में भरा हुआ था। दादी ने अपना माला एक तरफ रखकर पूछा, निखिल क्या हुआ, तू वहां गया था? निखिल भागता हुआ आया, दादी की आराम कुर्सी के पास जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। उसने दादी के हाथों को अपने हाथों में ले लिया और दादी के पास जाकर बोला, दादी आपने जो कहा था मैंने वो सब किया। मैंने आपकी कसम की खातिर अपना सारा गुरूर अहंकार किनारे पर रख दिया दादी। निखिल ने अपनी आवाज में ऐसा दर्द और बेबसी पैदा की जो किसी को पिघला दे। आगे से दादी ने निखिल का चेहरा गौर से देखकर कहा, तूने माफी मांगी उस परिवार से? तूने उन्हें नई गाड़ी दी? निखिल ने अपना सिर नीचे झुका लिया और बड़ा ही सदमा बर्दाश्त कर रहा हो जैसे उसने झूठ बोलकर कहा, मैं माफी मांगने गया था दादी, लेकिन उसने मुझे मौका ही नहीं दिया। उसकी ये बात सुनकर दादी के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई। उन्होंने चिंतित होकर कहा, क्या मतलब मौका नहीं मिला? क्या हुआ वहां? निखिल ने अपना सिर उठाया और दादी की आंखों में देखकर अपना वह पुराना झूठा जो उसने अभी बुना था वही बोला, दादी आपने कहा कि मैंने उन्हें नई गाड़ी जलाई, तो मैंने उन्हें नई गाड़ी देने के लिए वहां जाना सही समझा। मैं आज सुबह सीधा शहर के ऑडी शोरूम में गया। मैंने वहां एक एक मिनट की कीमत चुकाई। ऑडी 80 लाख की थी 3 महीने की वेटिंग पर, लेकिन मैंने 1 करोड़ 60 लाख दी और गाड़ी आज ही निकलवा ली, बिल्कुल उसी लाल रंग की। मैं चाहता था कि उस परिवार का नुकसान पूरी तरह से भर जाए। निखिल ने बात में वजन डालकर कहा, मैं खुद वो ऑडी ड्राइव करके उनके घर तक गया। मैं वहां पहुंचा तो लड़की काशवी घर के बाहर मिल गई। मैं गाड़ी से बाहर निकला और मेरे हाथ में करोड़ों की गाड़ी की चाबी थी। दादी बहुत ध्यान से बातें सुन रही थी। उन्होंने आगे पूछा, फिर क्या हुआ? उसने गाड़ी लेने से मना कर दिया? निखिल ने एक ठंडी सांस ले और अपने चेहरे पर भयानक गुस्से के भाव लाकर कहा, मना करना तो बहुत छोटी बात है दादी। वो लड़की एक नंबर की सन की पागल है। उसने कोई इंसाफ नहीं चाहिए, वो सिर्फ गुंडागर्दी करती है। जैसे ही उसके पास गया मैंने उसे गाड़ी देने की कोशिश की, उसने वो चाबी मेरे हाथ से छीन कर नाली में फेंक दी। उसकी ये बात सुनकर दादी की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गई। उसने हैरानी से कहा, क्या? तब निखिल ने अपनी आवाज वो तेज करके कहा, हाँ दादी, मैंने उसे रोकने की कोशिश की। मैंने उससे कहा कि मैं सब ये कल रात की गलती सुधारने के लिए लाया हूँ, लेकिन उस लड़की के सिर पर कोई अलग भूत सवार था। उसने अपनी स्कूटी से एक पेट्रोल का कैन निकाला और मैं चिल्लाता रह गया। उसने मेरे सामने, मेरी आंखों के सामने 80 लाख की गाड़ी पेट्रोल डालकर उसे आग लगा दी। दादी कमरे में एकदम गहरा सन्नाटा छा गया। वो दादी अपनी जगह पर सुन पड़ गई। एक लड़के ने निखिल सिंघानिया करोड़ों की गाड़ी जला दी, वो भी तब जब निखिल खुद वो गाड़ी उसे सौंपने गया। निखिल ने अपनी दादी के घुटनों पर सिर रख दिया और विक्टिम की तरह कहा, आप मुझे गलत कहती हैं दादी। आप कहती हैं कि मैं मगरूर हूँ, लेकिन आपने आज तो देख लिया ना, वो मिडिल क्लास लोग इतने गिरे हुए घटिया होते हैं। मैंने आपकी कसम की खातिर अपना सिर झुकाया, लेकिन उसने मेरे मुंह पर वो गाड़ी जला दी। वो लड़की किसी भी परिवार की परवाह नहीं करती और सिर्फ एक पागल औरत है जिसे चीजें जलाने में मजा आता है। मैंने तो कुछ कहा ही नहीं दादी। मैं चुप चुप वहां से अपनी बेइज्जती सहकर वापस आ गया सिर्फ आपके लिए। निखिल ने अपना खेल बहुत ही बारीकी से खेल दिया। उसे पूरी कहानी में सिर्फ वो हिस्सा काट दिया जहां उसने चाबी काशी के पैरों में फेंकी, उसे भीख कहा। सब कुछ उसने सच बताया, लेकिन इस तरह से काशवी एक खलनायिका और निखिल एक निर्दोष पीड़ित बन गया। सावित्री देवी ने गहरी सांस ली। वो कुछ पलों तक की खामोश रही और निखिल उनके गोद में सिर रखकर अंदर की अंदर मुस्कुरा रहा था। उसे लगा कि उसकी चाल कामयाब हो गई। अब दादी उस लड़की से नफरत करेगी और निखिल को उस लड़की से बदला लेने की पूरी छूट मिल जाएगी। लेकिन निखिल सिंघानिया अपनी दादी को समझने में एक बहुत बड़ी भूल कर रहा था।
सावित्री देवी ने इस परिवार की दौलत को जीरो से आसमान पर पहुंचते हुए देखा था। दादी ने अपना हाथ निखिल के सिर पर रखा। निखिल ने सिर उठाया। उसे उम्मीद थी कि दादी उस लड़की को भला बुरा कहेगी, लेकिन दादी के चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, बल्कि उनकी उन झुर्री भरी आंखों में एक बहुत ही पैनी और भेदने वाली चमक थी, जो सीधे निखिल के झूठ के आर पार देख रही थी। दादी ने बहुत ही शांत लेकिन चुभने वाले लहजे में कहा, तूने 80 लाख की ओडी खरीदी और वो लड़की ने जला दी। निखिल ने कहा, हाँ दादी, पूरा मोहल्ला गवाह है। उसकी बात सुनकर दादी ने निखिल के चेहरे पर अपने दोनों हाथों में पकड़ा और उसे अपने बिल्कुल करीब कर लिया। उन्होंने निखिल की आंखों में देखकर कहा, निखिल, तू मेरा खून है। मैंने तुझे अपने हाथों से पाला। मैं तेरी सांसों की आवाज सुनकर बता सकती हूँ कि तेरे दिमाग में क्या चल रहा है, और तू मुझसे झूठ बोलने की कोशिश कर रहा है। दादी की आवाज अब धीमी लेकिन किसी धारदार चाकू जैसी थी। उनकी बात सुनकर निखिल की धड़कन एक पल के लिए रुक गई। उसने झिझक कर कहा, जैसे झूठ, मैं झूठ क्यों बोलूंगा दादी, मैं सच कह रहा हूं। तभी दादी ने सख्ती से कहा, तू सच का सिर्फ वो हिस्सा बता रहा है जो तुझे बेदाग साबित कर रहे। मुझे उस लड़की के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन मुझे इंसान की फितरत पता है। कोई भी साधारण या मिडिल क्लास इंसान 80 लाख की गाड़ी को तब तक आग नहीं लगा सकता जब तक उसकी आत्मा को किसी ने बुरी तरह से न कुचला हो, उसके लिए दौलत की कोई कीमत न रह जाए। दादी की आंखें अब निखिल को चीर रही थी। उन्होंने पूरी तरह से देखकर कहा, मेरी आंखों में देख निखिल और मुझे बता, जब तूने उस लड़की को गाड़ी की चाबी दी तो तेरा अंदाज क्या था? क्या तूने अपने हाथों को जोड़कर उसे सिर झुकाकर माफी मांगी? क्या तूने उसे वो चाबी इज्जत से दी? निखिल का गला सूख गया। उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। उनकी आंखें झुकने लगी और दादी की आवाज अब और ऊंची और कड़क हो गई। उन्होंने कड़क आवाज में कहा, बोल निखिल, क्या तूने गाड़ी देते समय अपने सिंघाने वाला गुरूर किनारे पर रखा था? क्या तूने वो चाबी उसके मुंह पर किसी आवारा कुत्ते के आगे फेंकी हड्डी की तरह? सच बता। दादी का सवाल निखिल के उस रचे रचाए झूठ के महल पर एक हथौड़े की तरह पड़ रहा था। निखिल पूरी तरह से निहत्था हो चुका था और वो चाहकर भी दादी की उन पारदर्शी आंखों में देखकर झूठ नहीं बोल पाया। निखिल अपने जगह से उठा और झटके से पीछे हट गया। उसका मौसूमियत का नकाब अब उतर चुका था। निखिल ने अचानक चिल्लाकर अपना गुनाह कबूल करके कहा, हाँ फेंकी थी, मैंने वो चाबी उसके पैरों में फेंकी थी। मैं निखिल सिंघानिया हूँ दादी, मैं किसी के सामने हाथ नहीं जोड़ सकता। आपने कहा गाड़ी देने को, मैंने करोड़ों की गाड़ी लाकर उसके पैरों में डाल दी। उसके लिए यही बहुत था कि मैं उसे सड़े हुए मोहल्ले में गया, लेकिन उसने तो मेरी बेइज्जती कर रही थी। उसने मेरी चाबी को लात मारकर गाड़ी चला दी। और अब आप बताइए, क्या अब भी आप चाहेंगी कि मैं उस लड़की के आगे झुकूं? उसकी बात सुनकर सावित्री देवी ने अपनी आंखें बंद कर ली। उनके चेहरे पर एक गहरा दुख छा गया, एक ऐसी निराशा जो शब्दों में बयां नहीं की जा सकती। उन्होंने समझ लिया कि उनके पोते के अंदर का इंसान पूरी तरह मर चुका है। उसका अहंकार अब एक ऐसी लाइलाज बीमारी बन चुका है जिसका इलाज सिर्फ तबाही है। दादी ने आंखें खोली और बहुत ही धीमी थकी हुई आवाज में कहा, तूने आज सिर्फ एक गाड़ी नहीं जलाई निखिल, तूने उस लड़की के अंदर का एक ऐसा दानव जगा दिया जो अब तेरा वो हश्र करेगा जो तूने कभी सपने में नहीं सोचा होगा। तूने उस लड़की की इज्जत को हमला किया है और उसने तेरे गुरूर को बीच सड़क पर राख कर दिया। तभी निखिल ने अपने सीने पर हाथ मारकर कहा, मुझे किसी का डर नहीं दादी, उसने मेरी गाड़ी जलाई ना, अब मैं उसकी जिंदगी चलाऊंगा। अब उसे कोई नहीं बचा सकता। ये जंग उसने शुरू की है, लेकिन खत्म इसे निखिल सिंघानिया करेगा। यह कहकर निखिल तूफान की तरह कमरे से बाहर निकल गया। सावित्री वहीं पर बैठी रह गई। उन्होंने भगवान की मूर्ति की तरफ देखा और हाथ जोड़ लिए। वो जानती थी कि अब पटना शहर की सड़कें एक ऐसे युद्ध की गवाह बनने वाली है जिसमें खून, नफरत, अहंकार की सारी हदें पार हो जाएंगी। निखिल का गुरूर और काशवी की बगावत, दोनों अब एक दूसरे को मिटाने के लिए पूरी तरह आजाद थे। आखिर कौन जीतेगा इस खेल में, निखिल या काशवी? जानेंगे अगले एपिसोड्स में। दोस्तों, कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर से जरूर करें।